Hello guys, everyone, and my name is Ravin Kumar. Today I will discuss strength of material. बच्चों हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जीआईसी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों हम लोग करेंगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। आपके क्या एक चैप्टर है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे, आपके जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट है वो भी देखेंगे, पॉइजन रेशियो देखना है आपको, और क्या क्या देखने हैं, और आपके पास देखने हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। उसके बाद क्या कुछ पार्ट मिलेंगे आपको, स्ट्रेन वगैरह मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो ये आपके पास इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बेटा हमेशा हर एग्जाम में क्या होते हैं, यहाँ से बन जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखो इससे पहले बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा रखा है, ठीक है, हम लोगों ने बेटा पढ़ा रखा है पहले कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वगैरह हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोगों ने अलग अलग जितने भी प्रॉपर्टी होती है इसकी मटेरियल्स की वो डिस्कस किया था, ठीक है। क्या होता है टफनेस, क्या होता है हार्डनेस, और क्या होता है उसके पास अल्टीमेट पॉइंट्स, कब मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, कब मिनिमम स्ट्रेस होता है, ठीक है, कब फ्रैक्चर पॉइंट होता है, और मैंने डिफरेंट जितने पैरामीटर्स वो डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके आगे चलते हैं, और यहाँ पे बनता है बेटा आपका आता है हुक्स लॉ। क्या आता है बेटा, हुक्स लॉ। यहाँ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जेईई वगैरह में। हुक्स लॉ का डेफिनेशन क्या है कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होना चाहिए किससे बेटा, स्ट्रेन को, ठीक है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होना चाहिए स्ट्रेन से। तो अब देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल है, तो मैं कहूंगा स्ट्रेस क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो अभी में क्या हो जाएगा, सिग्मा बराबर, इसको मैं ऐसे इंक्रीमेंट कर दूंगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास ई, कैपिटल ई इंटू क्या हो जाएगा, ये एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन बेटा क्या है आपके पास, देखो यहाँ पे स्ट्रेन है, सिग्मा क्या स्ट्रेस है, ई है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेटा एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास एक पिक्चर में आता है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे और ये चीज़ें आपके पास देखेंगे कब यूज होती है, कितनी वैल्यू क्या क्या होती है, वो डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेकर। देखो ये जो होती है ना, क्या बोलते हैं कि जो हुक्स लॉ होता है कहाँ तक वैलिड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कहाँ तक वैलिड होता है, ठीक है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के पास में वैलिड होता है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बेटा ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन देखेगा आपके पास स्ट्रेट लाइन देखेगा यहाँ पर, जहाँ पर देख रहे कर्व देख रहे हैं आप कैसा, स्ट्रेट लाइन का ही ना, y इक्वल टू क्या है आपके पास mx। तो ये क्या आपके पास स्ट्रेट लाइन ही है, तो यही तक वैलिड है। इसे बोलेंगे बेटा क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये आपके पास यहीं तक वैलिड है, यहीं पे बेटा क्या लग जाएगा, यहाँ इतना लग जाएगा आपके पास हुक्स लॉ, ठीक है। इसके बाद वैलिड नहीं होगा। तो आपकी बात कर सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन किसका है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, यानी कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx वाली लाइन है। तो याद रखना, आपको याद क्या रखना क्या हुक्स लॉ क्या होता है, आपको सिंपल क्या है कि जो भी अगर बॉडी पे आपके पास कोई लोड लगाता हूं तो उसमें स्ट्रेस प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन के। जैसे ही स्ट्रेन को प्रोपोर्शनलिटी में हटाएंगे हम, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन हो जाएगा। अब देखो आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो ये याद रखनी है आपको। चलो इसके लिए कुछ एजम्पशन है वो देख लेते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एजम्पशन क्या होना चाहिए हुक्स लॉ में, तो हुक्स लॉ में एजम्पशन आपके लिए, तो एजम्पशन लिख लो बेटा क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एजम्पशन में बेटा ये होना चाहिए कि आपके पास जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए। तो एजम्पशन में लिख लो मटेरियल शुड बी क्या होना चाहिए, ठीक है। या पहले लिख लो होमोजीनियस होना चाहिए, क्या लिख लो, होमोजीनियस होना चाहिए, शुड बी होमोजीनियस, ठीक है। इसके बाद होता है मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक, ठीक है। मटेरियल क्या होना चाहिए, शुड बी आपके पास कैसा होना चाहिए, ये आपके पास होना चाहिए आइसोट्रॉपिक, और मटेरियल कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। ये अगर आपके पास चीजें हैं तो हुक्स लॉ क्या होना चाहिए, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास एजम्पशन आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमको क्या पड़ेगा, एजम्पशन याद रखना पड़ेगा किसके लिए, हुक्स लॉ के लिए। क्या क्या होना चाहिए, शुड बी होमोजीनियस होना चाहिए, और शुड बी क्या होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक होना चाहिए, और मटेरियल कैसा होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। चलो होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे मैं देखूँ बेटा, कोई भी पॉइंट उठाता हूँ, किसी भी पॉइंट पे देखूंगा तो मैं देखूंगा वहाँ पर जो आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, सेम होगा, एनी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। जैसे मैं मालूम बेटा ये क्या आपके पास कोई मटेरियल्स है, आपके पास कोई बॉडी है,
इस पे क्या है, एक पॉइंट ये ले लिया बेटा, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, तो एक गिवन डायरेक्शन ले लेता हूँ। क्या है, गिवन डायरेक्शन है आपके पास, तो गिवन डायरेक्शन में लेता हूँ। देखो एक गिवन डायरेक्शन ले लिया मैंने, कोई डायरेक्शन में दिया हूँ, तो यहाँ पे बेटा आपके पास जो बेटा ये ई है, ठीक है, इसका भी ई वही होना चाहिए, उसका भी ई वही होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो सभी का ई क्या है, एक गिवन डायरेक्शन में बोलो बेटा प्लस एक्स एक्सिस में यही है, तो सभी क्या आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट जो आपके पास देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिक, ये क्या आपके पास कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट नहीं मतलब क्या है, एक पास सेम है इन एनी गिवन डायरेक्शन। समझ चीजें, तो इसमें लिख लो, ठीक है, इलास्टिक प्रॉपर्टी एट एनी पॉइंट, इसमें लिख लो बेटा कि होमोजीनियस की कंडीशन क्या है, होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस कंडीशन है। ये होमोजीनियस कब होता है, जब इलास्टिक कांस्टेंट या इलास्टिक प्रॉपर्टी बेटा क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए गिवन डायरेक्शन में। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी यहाँ लिख लो, इलास्टिक प्रॉपर्टी, देखो क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं एक एक नंबर में, जेयू अगर हम क्वेश्चन पूछ लिया था कि होमोजीनियस क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दे देंगे, तो इसमें से मैच करना पड़ जाएगा। तो इसे अगर हमें डेफिनेशन याद नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर हमको दिक्कतें आएंगी। समझ चीज़ें, तो इसलिए हमें क्या होना पता होना चाहिए। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल at any point should be same at given direction। ठीक है, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या हो जाएगा, एट एनी पॉइंट शुड बी सेम एट ए गिवन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा आपके पास, होमोजीनियस मटेरियल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, होमोजीनियस मटेरियल हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। एनी डायरेक्शन का मतलब होगा कोई डायरेक्शन में लेता हूं, मान लो मैं एक्स एक्सिस में लिया हूं बेटा, तो किसी भी पॉइंट पे लूंगा तो सभी में क्या होगा, एक्स एक्सिस में इलास्टिक कांस्टेंट क्या होगा, सेम होगा। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन देख रहे हैं आप, वेक्टर फॉर्म का एरो को देखिए कि डायरेक्शन क्या इधर है, तो सबका सेम है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पॉइंट ले लिया, इधर भी क्या किया, ई लगा दिया, तो ये गलत हो जाएंगे। तो एक डायरेक्शन की बात करें ओनली आया, चाहे एक्स में देखेंगे, चाहे वाई में देखेंगे, चाहे जेड में देखेंगे, डिपेंड अपॉन जैसा आपका डायरेक्शन दिया हुआ। समझा चीजें, तो इसमें क्या होगा, एट ए गिवन यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे, यानी एट ए गिवन डायरेक्शन मतलब या पर्टिकुलर डायरेक्शन है। गिवन की जगह आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब किसी एक डायरेक्शन में पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये भी आप लिख सकते हैं चीजों को लेकर। अब आते हैं, ये कॉन्सेप्ट हो गई होमोजीनियस का। ठीक है, तो यानी आप कोई मटेरियल लेंगे, सभी पॉइंट पे आप देखोगे सभी के इलास्टिक पॉइंट क्या होगा, वहाँ की इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी वहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, एक गिवन डायरेक्शन में तो हो जाएगी होमोजीनियस। अगर मैं आइसोट्रोपिक कंडीशन लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आइसोट्रोपिक, चलो एक आइसोट्रोपिक लेता हूँ। अब लेता हूँ कि आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या करता है बेटा, कि आपने कोई बॉडी लेयरिंग किया, कोई मटेरियल लिया है, अब किसी पॉइंट पे आप देख रहे हैं तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बेटा सेम होगी। ठीक है, तो एट डिफरेंट डायरेक्शन की, किसमें, अभी एक डायरेक्शन था, अब क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, आपकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसे बोलेंगे आइसोट्रोपिक, क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक यही बॉडी है आपके पास, समझ चीजें। अब ये है, अब मैं बोलूं बेटा एक पॉइंट ले लिया आपके पास, बोलूं बेटा ई एक्स में भी है ई, वाई में भी क्या है आपके पास ई है, और जेड डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पर ई है। सिमिलरली पॉइंट ये भी लिया, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ पर ई हो गया, और क्या हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन देख रहा हूँ, एक्स वाई और जेड एक्सिस किसी भी देख रहा हूँ, तो सब में क्या आपके ई के आ रहे सेम है। तो कहने का मतलब हुआ, ठीक है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ एनी मटेरियल की बात करूंगा, या कोई बॉडी की बात करूंगा, तो उसमें हर एक पॉइंट पर एनी डायरेक्शन में, ठीक है, एनी डायरेक्शन में मटेरियल क्या होना चाहिए, आपका इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें लिख लो इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है, at any point and any direction should be same।
समझना चाहिए। तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लिया एट एनी डायरेक्शन, तो क्या हो जाइए, शुड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपके पास जो उसमें था मटेरियल वो उसमें जाएगा, समझना चाहिए। तो ये आपके पास कुछ एजम्पशन हो गया, क्या एजम्पशन हो गया आपके पास, कैसा होना चाहिए, हुक्स लॉ में। और हुक्स लॉ में एजम्पशन बेटा एक कि अगर आपके पास कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, हम लोग जितने भी कैलकुलेशन करेंगे, अगर बार की करता हूं या कुछ भी करता हूं, तो एज ए शुड भी प्रिज्मेटिक होना चाहिए। प्रिज्मेटिक मतलब इक्वल क्रॉस सेक्शन हर जगह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इक्वल क्रॉस सेक्शन हर जगह होना चाहिए। तो इसके आगे भी लिख लो, और एजम्पशन में कैसा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं हुक्स लॉ की बेटा क्या कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ, तो आप जितने भी कैलकुलेशन वगैरह होंगे तो क्या होना चाहिए आपके पास, तो आप लिख सकते हैं मटेरियल शुड बी प्रिज्मेटिक, ठीक है। प्रिज्मेटिक का मतलब हुआ कि हर जगह क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होगा। जैसे मैं बोलूँ बेटा ये एक रॉड ले लिया, क्या लिया, एक रॉड ले लिया। अब रॉड ले लिया मैंने, तो वहाँ पे देखो डायमीटर डी है, थोड़ा सा आगे जाऊँगा तभी डायमीटर आपको डी मिलेगा, थोड़ा सा आगे जाऊँगा तभी डायमीटर आपको डी मिलेगा। तो ये प्रिज्मेटिक बार हो गया, क्या हो गया, एक प्रिज्मेटिक बार हो गया। प्रिज्मेटिक बार का मतलब ये हुआ कि आपके पास थ्रू आउट क्या होगा, जितने भी थ्रू आउट लेंथ होंगे क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, शुड भी सेम हो जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे प्रिज्मेटिक, ठीक है। जैसे प्रिज्मेटिक बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक बार। तो प्रिज्मेटिक बार का मतलब हुआ कि जो आपकी जो भी बार यानी आप मटेरियल ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, एक तरफ बराबर होना चाहिए। तो वो उस कंडीशन में हो जाएगा। जैसे मैं बोटा ये लेता हूँ, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई आपके पास क्या लेता हूँ, एक रेक्टेंगुलर शेप का मैंने बार ले लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्या ले लिया हम लोगों ने, एक बार ले रखा है। तो अब ये देखो आप एक इस तरह से दिखेगा आपको, तो भी देखोगे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, इसकी लेंथ और इसकी विड्थ देखोगे, सबका एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, सेम होगा, सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ऐसे बार जो होते हैं वो प्रिज्मेटिक बार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रिज्मेटिक बार कहलाते हैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये आपके पास रही क्या, कुछ इंजेक्शन हो गई हुक्स लॉ की, जो वैलिड करते हैं हम चीज़ों को लेकर, हुक्स लॉ कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा हुक्स लॉ था आपसे, और एजम्पशन हो गया चीज़ों को लेकर जो क्वेश्चन पूछता है। अब आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ेंगे अभी चीज़ों को लेकर, हम देखेंगे उसमें, या अभी लिख लो, आपके पास दो चीज़ मिलेंगी, ठीक है, या इसमें लिख लेते हैं कुछ आपके पास जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, आप उसके पास नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ बेटा होमोजीनियस, होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या था आपके पास, दूसरा था आपके पास, ये तो हो गया होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। दूसरा हो जाएगा आपके पास ऑर्थोट्रॉपिक, क्या हो जाएगा, ऑर्थोट्रॉपिक। और तीसरा हो जाएगा एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। तो ये टाइप का कंडीशन देंगे, आपसे पूछेगा नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होता है, तो आपके पास नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट पूछता है एग्जाम में, तो इसको याद रखना होगा, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट कितना होगा ये दिखाना है। तो देखो इसमें जो होते हैं ना इलास्टिक कांस्टेंट, होमोजीनियस में कितने होंगे, 2 होंगे, और ऑर्थोट्रॉपिक में कितने होंगे आपके पास, 9 होंगे, एनिसोट्रॉपिक में कितने हो जाएंगे, 21। तो ये बेटा याद रखना, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो ये आपके पास क्या हो गई, ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है आपके पास। और ये जो हो गई आपके पास, ठीक है, ये मटेरियल हो गया आपके पास। तो मटेरियल क्या है, अगर होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक है तो नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट किसमें पाए जाएंगे, 2। ऑर्थोट्रॉपिक है तो कितने मिलेंगे आपसे, 9। और आपसे एनिसोट्रॉपिक दिया है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास 21। तो ये सब क्वेश्चन पूछे आएंगे आपसे, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। चलो ये तो हो गई आपके पास जितने भी मटेरियल्स के आपके पास क्या थे, अलग अलग इलास्टिक कांस्टेंट, और कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट आपके पास में पाए जाते हैं। तो 2, 9 और 21 इसके लिए हो गया। देखो एनिसोट्रॉपिक का डेफिनेशन वगैरह भी पूछ लेता है, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। देखो यहाँ पे भी क्या होता है, इसमें नंबर जो भी किसी पॉइंट पे, ये भी क्या प्रॉपर्टी आप दे रखे, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का। तो इसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, यानी किसी डायरेक्शन पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ ये आपके पास मटेरियल है और ये आपने पॉइंट लिया,
तो बेटा E1 इधर होगा, E2 इधर होगा और E3 इधर होगा। तो आप देखो किसी पॉइंट पर किसी डायरेक्शन में जाओगे तो इलास्टिक प्रॉपर्टी अलग अलग मिल रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या मिल रही है, अलग अलग मिल रही है। तो अगर आप इसको डेफिनेशन लिखना चाहते हो यहाँ पर तो ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं ये क्या है, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट लेते हैं, एंड एनी डायरेक्शन, क्या चाहिए, शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहां लिख लो शुड बी डिफरेंट होगा। यहां पे देखो E1 इधर है, E2 इधर है, E3 इधर है, तो ये एनिसोट्रॉपिक। तो देखो ये सब जो बेटा ना एग्जाम में क्वेश्चन आपसे डेफिनेशन से पूछे जाते हैं कि आइसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा है, एनिसोट्रॉपिक मटेरियल कौन सा है, और आपके पास जितने भी है क्या क्या चीज़ें क्या क्या वेरी होती हैं। तो मैंने एक एक चीज़ को बेटा एग्जाम्पल के लेकर और किसी पॉइंट पर किसी डायरेक्शन में आपको निकालना है सब चीज़ें। तो किसी पॉइंट पे कोई डायरेक्शन में मैं निकालता हूँ, अलग अलग पॉइंट एनिसोट्रॉपिक है, अगर सेम पाई जाती हैं तो आपके पास आइसोट्रॉपिक है। अगर आपके पास इलास्टिक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस हो जाएगा। और कितने नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं इनकी काउंटिंग है बेटा, यहाँ से डायरेक्टली आपको ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी अभी आपके पास जेईई वगैरह क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए उससे पूछे जाते हैं, एई वगैरह क्वेश्चन है उसमें भी पूछे गए। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है यहाँ पर याद करने के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं बेटा, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आता बेटा हम लोग इसके इलास्टिक कांस्टेंट की बात कर रहे हैं हम लोग ना। तो अब हम बात करते हैं इलास्टिक कांस्टेंट की। क्या बात करते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट की। तो इलास्टिक कांस्टेंट में पहला जो आता है, अभी हम लोग ने हुक्स लॉ पढ़ा था, हुक्स लॉ में पहला आएगा आपके पास E, या जिसे बोलेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये बेटा E जो होता है आपके पास, ये क्या होता है, सिग्मा अपान E होता है। क्या होता है, सिग्मा अपान E। अभी हुक्स लॉ क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सिग्मा प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मैंने क्या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाया तो वहां पे E आ गया, E क्या हो गया, सिग्मा अपान E। तो ये याद रखना है मॉडुलस ऑफ, इसको लिख सकते हैं इधर। अगर मैं बोलूँ इसका क्या डेफिनेशन की बात करूंगा तो इट इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, ये स्ट्रेस डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो क्या कहलाता है आपके पास, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छोटे छोटे एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, अगर आप एक चीज़ों के एक बार पढ़े हो तो चीज़ों को लेकर वहाँ पर क्लिक कर जाएगा और क्या कर लोगे आप, क्रैक कर सकते हो चीज़ों को लेकर। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ, क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ जो E है आपके पास यहाँ से डायरेक्ट स्ट्रेस टू, ये हो जाएगा लीनियर स्ट्रेन। तो ये हो गया है, इट इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन, ये हो जाएगा आपके पास। चलो ये तो होगी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या पूछा जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बेटा किसे डिनोट करते हैं हम लोग, G से। किसे बोल देंगे, यहां पे लिख लो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो सेम ऐसा ही होता है। अगर ये नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे, अगर आपको शियर स्ट्रेस आ जाएगा तो इसमें ये जनरेट हो जाएगा। शियर स्ट्रेस बेटा मैंने बताया था कैसे लगता है, किसी प्लेन पे लगता है फोर्स, किसी प्लेन पे लगता है, प्लेन के लॉन्ग लगता है फोर्सेस। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, इसमें देखो पहले क्या था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या था, स्ट्रेन था। तो यहाँ पर देखो शियर स्ट्रेस क्या हो गया, शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू किसके होता था आप यहाँ पर, शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन को हम लोग गामा से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा गामा। ठीक है, तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, यहाँ लिखना शियर स्ट्रेस, क्या ये शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। इसको मैं लिमिट हटाता हूँ तो ये हो जाएगा G इंटू क्या हो जाएगा, गामा। क्या हो जाएगा, अब G बेटा क्या हो जाएगा, G को मैं लिख सकता हूँ टाउ डिवाइड बाई गामा। तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो गामा है ना, कौन सा, यहाँ पे गामा लिखना कौन सा, शियर स्ट्रेन है। क्या है, शियर स्ट्रेन। ठीक है, इसमें लीनियर स्ट्रेन था, ये क्या हो जाएगा, शियर, शियर के कारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन।
तो ये इसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सर, टाउ इक्वल टू जी इक्वल टू टाउ बाई ये क्या हो जाएगा गामा। तो इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, कहीं कहीं बुक में बेटा क्या है, इसको फाई दिया जाता है ना, गामा का जगह क्या दिया है, फाई दिया होता है। तो डिपेंड करता है कैसे ले सकते हैं, फाई दिया है तो क्या लेंगे, या इसको लिख दो गामा की जगह क्या ले हम लोग, गामा की जगह बेटा कहीं कहीं बुक में क्या दिया है, फाई दिया होता है इस टाइप का। ठीक है, अगर आप सिंबॉलिक से रिप्रेजेंट कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो भी दिया है उससे कंफ्यूज नहीं होने का, तो आपको क्या करोगे, या तो गामा लिखो या तो फाई लिखो, डिपेंड करता है, वही चीजें मिलेंगी आपको। देखो ये क्या हो जाएगा, जो जी है आपके पास क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये हो जाएगा आपके पास शियर स्ट्रेस, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन। बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा इसका रेशियो, ये हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, ये जनरली आपके पास वैल्यू मिल जाएंगी। अब आते हैं आपके पास, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आपसे एक कांस्टेंट और आता है बल्क मॉडुलस, क्या आता है आपके पास, बल्क मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट में आ जाएगा बल्क मॉडुलस, जिसे बोलेंगे बेटा के, क्या बोलेंगे, के। तो ये हो जाएगा आपके पास के। देखो के क्या होता है आपके पास, के जनरली क्या होता है आपके पास, ये स्ट्रेस होता है डिवाइड बाय क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है, क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। तो ये ईवी लिख लो आप, क्या है ईवी आपके लिए है ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो के इज डिनोटेड एज ए सिग्मा अपॉन क्या ईवी, ये इसे बोलेंगे बल्क मॉडुलस के रिप्रेजेंट करेंगे, क्या ईवी क्या हो जाएगा आपके पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बेटा कैसे निकालते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है आपके पास, देखो ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो के शुड बी रिटेन एज ए सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वी बाई वी। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेल वी बाई वी। तो ये आपके पास इसकी यूनिट पता हो जाएगा, देखो यूनिट क्या हो जाएगा, जो इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्या है, कहेंगे बेटा प्रेशर के फॉर्म में होता है, कैसा होता है, प्रेशर के फॉर्म में। तो प्रेशर के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख लेंगे, तो कोई बात नहीं, जहां सिग्मा है वहां प्रेशर हो जाएगा, तो डेल पी चेंज इन प्रेशर अपन क्या हो जाएगा, डेल बी बाई वी। तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेस ले लेंगे, अगर कोई प्रेशर दे रखा है तो क्या लेंगे, वहां पर स्ट्रेस की जगह प्रेशर, क्योंकि यूनिट दोनों का सेम होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया। तो ये आपके पास सेम हो जाएगा, इसको रिटर्न कैसे आपके अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास पता होना चाहिए। चलो, तो ये आपके पास क्या होगी, आपके पास ये चाहिए आपका इलास्टिक कांस्टेंट। अब आता है नेक्स्ट जो आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, पॉइजन रेशियो। क्या पूछता है, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है आपसे। तो देखो जो क्वेश्चन बेटा यहां से भर भर के पूछता है यहां से, ठीक है, क्या पॉइजन रेशियो से। पॉइजन रेशियो बेटा हम लोग किसे डिनोट करते हैं, म्यू से, किससे, जनरली म्यू से डिपेंड करते हैं। बाकी एग्जाम में क्या होता है, डिफरेंट फॉर्म में दिया जाता है, उसके साथ पॉइजन रेशियो आपको लिखा होगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जनरली क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज डिफाइन द लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। देखो कैसे डिफाइन करते हैं म्यू, म्यू को मैं डायरेक्टली लिखता हूं, क्या बेटा, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसमें लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता क्या है, ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। क्या देखनी पड़ेगी, ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी क्या होता है। जैसे बेटा मैंने मान लिया अभी आपके पास एक डायमीटर बेटा डी है का बार दे रखा है, ठीक है, डायमीटर डी का एक बार दे रखा है, ये क्या आपके पास डायमीटर डी है, और लेंथ कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ आपके पास एल दे रखा है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, एक तरफ फोर्सेस लगा दिया, क्या लगा दिया, एक तरफ फोर्सेस लगा दिया। मान लो आपने फोर्सेस लगा दिया यहाँ पर, क्या लगा दिया, एक फोर्सेस आपने इधर लगा दिया। जब आपने इधर लगा दिया तो बेटा ये क्या करेगा, लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहेगा,
क्या करेगा, लेंथ इंक्रीज करना चाहेगा। तो इस केस में देखो अब जो आपके पास मटेरियल बनेंगे, और देखो इस केस में मटेरियल जो बनेंगे, तो आप देखो ठीक है, ये डेल्टा एल बेटा इंक्रीज हो गया, और यहां से देखो क्या डायमीटर आपका रिड्यूस हो गया ऊपर से, क्या डायमीटर बेटा रिड्यूस हो गया, यस। तो ये आपके पास डायमीटर रिड्यूस हो गया, क्या हो गया, डायमीटर रिड्यूस हो गया। तो यही चेंज क्या है, यहां से भी रिड्यूस हो गया, यहां से हो गया, इसका मतलब डेल डी बेटा क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे कुछ डायमीटर चेंज हो गई, क्योंकि आप कोई भी आप लॉन्ग इसको खींचेंगे बेटा, इसका डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस होगा, लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो वही है। तो अगर आप फोर्सेस के बेटा अलोंग आपके देख रहे हैं, तो ये इधर हो जाएगा आपके पास लॉन्गिट्यूडनल, क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है। आप फोर्सेस के अलोंग देख रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और उसके अपोजिट देखेंगे जहां पे कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर समझ में आ चीजें, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। तो इसी वाले पोर्शन को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, लेटरल, क्या बोलेंगे, लेटरल, ठीक है। तो क्या हो गया, इट इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेन जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन देखो यहाँ पर कितना हो गया बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, यही हो गया स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ क्या हो गया आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसे मैं ईएल लिख देता हूं। अब आपसे पूछे पहले डायमीटर डी था, अब कुछ डायमीटर बचा, तो कितना चेंज हो गया आपका ये दिखाना है। तो मैं कहूंगा यहां पर डेल्टा डी बाई डी, डेल्टा डी बाई क्या हो जाएगा, डी, चेंज इन डायमीटर, पहले डायमीटर ये था, अब इतना जो चेंज हुआ इसमें, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो यानी इसका निगेटिव हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो निगेटिव हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास लेटरल स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई डायरेक्शन ले लो, यहाँ पर वाई डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में ले लो, यहाँ पर एक्स डायरेक्शन ले लो तो एक्स हो जाएगा। बात समझनी है आपको, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है और लेटरल स्ट्रेन क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वो होती है जो फोर्स लगता है उसके अलॉन्ग में जितना स्ट्रेन जनरेट हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, और उसके कारण जो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, क्या 90 डिग्री पर उसके कारण बेटा क्या है, वो विदाउट इसके फोर्स के कारण क्या हो रहा है, वो जनरेट हो रहा है स्ट्रेन, स्ट्रेन जनरेट हो रहा है, वो क्या हो जाएगा आपके पास, लेटरल स्ट्रेन हो जाएगा। तो वही कहा गया म्यू क्या है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ आ चीजें। तो म्यू को बेटा कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर आपके पास मॉडुलस वैल्यू लेना है तो किसको मॉड ले लीजिए, ठीक है। तो क्या है पास एक मॉड है, पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा डिपेंड करेगा। अगर आपके हिसाब से स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना है, स्ट्रेन के फॉर्म में लिखना है, तो मैं कहूँगा म्यू क्या हो जाएगा आपके पास, म्यू हो जाएगा आपके पास माइनस, ठीक है, ई वाई अपन ई एक्स। ई वाई किसके डायरेक्शन में हो गया बेटा, लेटरल स्ट्रेन हो गया, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज कर जा रहा है तो निगेटिव हो जा रहा है। और बाकी ई एक्स क्या होगा आपके पास, ई एक्स क्या हो गया आपके पास, देखो ई एक्स क्या हो जाएगा, जो ई आपके पास एप्सिलॉन एक्स हो जाएगा, जिसको भी नाम से पुकार लो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा स्ट्रेन, और ये क्या हो जाएगा, ई वाई क्या हो जाएगा आपके पास, लेटरल स्ट्रेन। तो ये हो जाएगी रेशियो, क्या हो जाएगी, आपसे रेशियो एग्जाम में पूछ लेता है, पॉइजन रेशियो क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ क्या, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही आपका पॉइजन रेशियो होता है। तो पॉइजन रेशियो बेटा क्या होता है, कितना होता है ये देखना है आपको। पॉइजन रेशियो जो होता है आपके पास वो होती है उसकी वैल्यू, अगर एक्चुअल की वैल्यू देखेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल की वैल्यू देखो मैं, एक्चुअल पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है, ठीक है, यहां पे लिख लो एक्चुअल, और एक होता है नॉर्मल जो प्रैक्टिकली होता है, क्या, प्रैक्टिकली। तो नॉर्मल वैल्यू होता है -1 से बेटा कहां तक होता है, म्यू की वैल्यू होती है -1 से कहां तक, 0.5 तक, कहां तक, -1 से लेके 0.5 तक, ठीक है। और अगर ये वैल्यू तो हो गई आपके पास, अगर जो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकली इसको जो आपके पास यूज करते हैं हम लोग, कहां से कहां तक म्यू लेके लेते हैं, 0 से लेके 0.5 तक। तो एग्जाम में वगैरह क्वेश्चन इसी बेस पे आता है, कहां तक वैलिड होता है आपके पास, 0 से लेके 0.5 तक। अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा है ये नहीं दे रखा है तो इस पर टिक करेंगे चीज़ों को लेकर, समझा चीजें।
इसको टिक करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हम याद समझेंगे। जब प्रैक्टिकली एक्चुअली जो होता है ये होता है, पर नॉर्मली हम वी हैव टेकन एज ए म्यू इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक बेटा 0 तक लेते हैं। ठीक है, 0 तक लेते हैं आपके पास। चलो अब आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्टली आपसे जेईई वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होता है, अलग अलग मटेरियल का पॉइजन रेशियो कितना होता है, तो उसे लिख लेना आप लोग। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूं एक एक पॉइंट। तो यहां पे लिख लो पॉइजन रेशियो फॉर डिफरेंट मटेरियल। तो पॉइजन रेशियो फॉर डिफरेंट मटेरियल ये देख लेते हैं। तो पहला बेटा आपका म्यू की वैल्यू अगर लूं तो म्यू की वैल्यू आती है आपके पास 0। म्यू की वैल्यू 0 कब लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग कॉर्क के लिए। ठीक है, या ये बोलो म्यू की वैल्यू किस लेते हैं, जब 0 कब लेंगे, ये कॉर्क के लिए लेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे बोलूं म्यू की वैल्यू 0.05 टू 0.2, ठीक है 0.1 लिख लो अभी, ये लेंगे किसके लिए बेटा हम लोग, ग्लास के लिए। ठीक है, म्यू की वैल्यू बेटा 0.1 टू 0.2, ये हो जाएगा आपके लिए कंक्रीट के लिए। म्यू की वैल्यू बेटा 0 पॉइंट कहाँ से लेंगे, 21 से लेके 0.26 कास्ट आयरन। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.26 से टू 0.30, ये हो जाएगा आपके पास स्टील। म्यू की वैल्यू बेटा लेंगे हम लोग 0.30 टू 0.31, ये हो जाएगा आपके लिए स्टेनलेस स्टील। ठीक है, म्यू की वैल्यू बेटा लिखते हैं 0.33, ये हो जाएगा कॉपर के लिए। क्या हो जाएगा, कॉपर के लिए। तो देखो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी सबका। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो लिखवा देता हूँ आपको याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, कॉर्क के लिए लिखना है आपके। ठीक है, इसके बाद ग्लास के लिए भी याद रखना है। कंक्रीट से क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, इसको 3 स्टार लिख लो। ठीक है, कास्ट आयरन जनरली क्या है, लेकिन याद रखना आपको स्टील, ये वैल्यू, इसे 5 स्टार दे देना। यहाँ से वैल्यू बहुत बार पूछा गया है, स्टील का हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो जनरली 0.6, कभी 0.5 दे देगा, 0.27 दे देगा, 0.267 दे देगा। ठीक है, 0.28 दे देगा, किस में आ जाएगा, वो स्टील का होगा। ठीक है, स्टेनलेस स्टील का बेटा 0.3 से लेकर 0.31 के बीच में होता है। और कॉपर के लिए याद रखना है आपको ये। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो एग्जाम में बेटा क्या क्वेश्चन पूछे गए डायरेक्टली इस पर। आगे एक आध दो और भी पोर्शन है वो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब आते हैं एल्युमिनियम एलॉय के लिए। क्या, एल्युमिनियम एलॉय के लिए लिख लो। तो एल्युमिनियम एलॉय के लिए बेटा पहले म्यू की वैल्यू लिख लो, कितना है, म्यू की वैल्यू बेटा कितना हो जाएगा, ये म्यू की वैल्यू बेटा हो जाएगा 0.32, किसके लिए, एल्युमिनियम एलॉय के लिए। ठीक है, नेक्स्ट म्यू की वैल्यू हम आते हैं, ये हो जाएगा 0. कितना बेटा 30 से लेके 0.45 के बीच में, ये हो जाता है क्ले के लिए। ठीक है, मिट्टी के लिए। और म्यू की वैल्यू कितना बेटा 0.42 से लेके 0.45 के बीच में है, तो ये हो जाएगा गोल्ड के लिए। और लास्ट है आपके पास
नहीं, फोम का लिख लो पहले। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.12 0.5, ये हो जाएगा फोम के लिए। ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा रबर के लिए। ठीक है, और इसमें लिख लो ये जो होगा आपके पास परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको पास। ठीक है, गोल्ड को याद रखना है, और रबर की याद रखना है, आपसे यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। तो ये सब इंपॉर्टेंट्स हैं जो पॉइंट्स पूछे गए हैं आपसे पॉइजन रेशियो। अब आते हैं कुछ रिलेशन देख लेते हैं जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आपसे पूछता रहता है। ठीक है, अब वो होता है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। क्या होता है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। तो आपसे इलास्टिक कांस्टेंट पूछा जाएगा, तो आपके पास इलास्टिक कांस्टेंट क्या क्या है। ठीक है, एक बेटा ई है, और क्या है, एक जी है, और एक क्या है, के है। ठीक है, तो इन दिनों में सब में क्या इन दिनों रिलेशन पूछेंगे, अलग अलग रिलेशन पूछा जाएगा, क्या क्या रिलेशन होता है इन दोनों का। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आपसे दिया रहेगा वो भी पूछेंगे, वो भी करेंगे। तो देखो पहला जो रिलेशन होता है, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, आपको इतना ही याद रखने हैं, इससे ज़्यादा याद नहीं रखने हैं। ई बराबर बेटा, ठीक है, 2g 1 प्लस म्यू, म्यू आपके पास पॉइजन रेशियो है। ठीक है, बराबर ठीक है, ये हो जाएगा 3k 1 माइनस 2 म्यू, बराबर ये हो जाएगा 9kg अपान 3k प्लस जी। ये याद रखना है। ठीक है, क्या रखना है आपको, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अपने रगों रगों में बसाना पड़ेगा ये। अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर लेंगे, ऐसे इलास्टिक कांस्टेंट रिलेशन से आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू, बराबर क्या हो जाएगा 9kg अपान 3k प्लस जी। तो आपको पता है ई क्या है, ई क्या है बेटा, ई आपके पास है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब बताओ जी क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब के क्या है आपके पास, के क्या है बेटा, यहां से के है आपके पास बल्क मॉडुलस। ठीक है, के क्या है आपके पास बल्क मॉडुलस। तो ई बराबर 2g क्या है 1 प्लस म्यू 3k 1 माइनस 2 म्यू, कितना हो जाएगा आपके पास, और म्यू लिख लो क्या है आपके पास, म्यू जो है आपके पास ये है आपके पास पॉइजन रेशियो। सो दिस रिलेशन शुड बी रिमेंबर। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए आपको। इस क्या करेंगे, इन चीज़ों को लेकर क्वेश्चन बहुत ही आते हैं। तो ये आपके पास 3 आपके पास रिलेशन थे, वो कर लिया, उन लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है बच्चों, चलो एक आपसे पास 3D स्ट्रेस स्ट्रेन बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्या होगा, इससे दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहां से। ठीक है, 3D स्ट्रेस स्ट्रेन मैट्रिक्स बचा हुआ है आपके पास, जिससे क्वेश्चन आते रहते हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, दो क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन दे रखा है, अ मेटल, क्वेश्चन लिख लो आप, a metal sphere of volume
कितना दे रखा है 7500 mm³ is subjected to all around fluid pressure. It subjected to all around fluid pressure. ठीक है, all around fluid pressure of 200 megapascal. The bulk of material, the bulk modulus of material, the bulk modulus of material 1 into 10 to power 6 Newton per mm square. Find the volumetric चेंज इज। ठीक है, तो ये बताना है कितना वॉल्यूमेट्रिक चेंज है, ये दिखाना है आपको। चलो, तो यहां से देखो क्या दिया है, स्फीयर दिया है, स्फीयर की वॉल्यूम दे रखा कितना 7500 mm³। इट इज सब्जेक्टेड टू ऑल अराउंड फ्लूइड प्रेशर, उसके ऊपर है, उस पर ऑल अराउंड फ्लूइड प्रेशर लग रहा है, कितना लग रहा है 200 मेगापास्कल। एंड बल्क मॉडुलस दे रखा है आपके पास, तो बल्क मॉडुलस आपके पास गिवन है, तो वजह है कि फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक चेंज डेल्टा वी की वैल्यू पूछा है। तो बल्क मॉडुलस बेटा हम लोग क्या पढ़े थे, के बराबर क्या होता है पी इंटू डेल वी बाई वी। ठीक है, तो आपसे पास के दे रखा है, पी दे रखा है, वी दे रखा है, डेल वी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकालो आप, यहाँ से डेल वी बाई वी कितना हो जाएगा, डेल वी बाई वी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी अपान के, यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर डेल वी की वैल्यू पर निकालनी है, डेल वी की वैल्यू हो जाएगी पी बाई के इंटू वी। ठीक है, पी कितना दे रखा है, रख दो आप, पी कितना दे रखा है, यहाँ से पी दे रखा है आपके पास, प्रेशर दे रखा है 200 मेगापास्कल, कितना दे रखा है 200 मेगापास्कल, मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आपसे पास क्या पूछा है, के की वैल्यू दे रखा है, कितना दिया 10 टू पावर 6 इनटू वॉल्यूमेट्रिक कितना दिया बेटा, यहां से देखो वॉल्यूम कितना दे रखा है 7500। ठीक है, mm³ है ना ये, तो mm³ हो गया। तो अब क्या करूं मैं, यहां से निकाल लेता हूं, तो देखो आपके पास क्या मिलेंगे, देखिए 2 शून्य बेटा, यहाँ से 2 शून्य इसके हो जाएंगे, 4 शून्य जाएंगे, वैसे यहाँ पे कितने बचेंगे 2, 4 शून्य खत्म हो जाएंगे। अब आपके पास नीचे 2 बचे हैं, मतलब क्या बचे हैं आपके पास 100 बचे हैं, तो 100 बचे हैं सिर्फ। अब कितना आया आपके पास, तो अब कितना हो गया आपके पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया रखा है, मान लो अभी कितना, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे कितना आ गया, ये हो जाएगा 150 डिवाइड बाई कितना हो गया 100, तो कितना हो गया 1.5 mm³ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा 1.5, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल वी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1.5 mm³, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, क्या था आपके पास, कुछ नहीं था, बल्क मॉडुलस गिवन था, प्रेशर गिवन था, यूनिट का ध्यान रखना बस, यूनिट जैसे जैसे रखोगे ये देखते रहना, सब mm में रख रहे हैं ना, सब mm में रखो, तो डेल वी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से पी बाई के हो जाएगा, पी बाई के इंटू वी हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट रखोगे फार्मूला, जो जितने भी वैल्यू रखोगे यहाँ से, तो 150 अपान 100 बराबर 1.5, तो यहाँ जाएगा 1.5 mm³ है, वॉल्यूम चेंज क्या होता है mm³ में होता है, तो mm³ इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन देखो आपसे बहुत मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं। ठीक है, चलो आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक तरह से देख लो आप, क्वेश्चन पूछा है कि इफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ठीक है इक्वल टू बल्क मॉडुलस
देन फाइंड पॉइजन रेशियो। कितना होगा, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो ई किसके बराबर हो गया, के के बराबर हो गया, तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है आपको। तो आपको रिलेशन याद है क्या, रिलेशन याद है क्या था, ई बराबर क्या था हम लोगों ने 2g 1 प्लस म्यू बराबर 3k 1 माइनस 2 म्यू बराबर 9kg अपॉन 3k प्लस जी, यही था। तो आपसे पूछा क्या, किसके किससे वैल्यू दिया है, ई बराबर के दिया है, तो इसको न लेकर इसको ले लें, इसमें के का रिलेशन है, ई का रिलेशन है, तो मैं लिखता हूँ ई बराबर डायरेक्टली 3k 1 माइनस 2 म्यू। तो अब के की जगह क्या रख दूँ, ई रख दूँ, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 3e 1 माइनस 2 म्यू, ई से बेटा कट जाएगा, अब ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो ये हो जाएगा 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 म्यू, यही होगा। अब इसके बाद इधर ले जाओ, देखो 2 म्यू बेटा इधर चला गया, अब इसके बाद 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, अब इसके बाद कितना हो जाएगा ये 2/3, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 2/3 डिवाइड बाई क्या 2 से कट जाएगा बेटा, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपसे, म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। तो पॉइजन रेशियो कितना आ गया आपके पास 1/3 मतलब 0.333, ठीक है। तो ऐसे क्या हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं तो यही दे देगा आपसे, जितने भी हैगा यही चीज में खेलता रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। कभी दोगुना कर देगा 2g के बराबर कर देगा, कभी इसके बराबर कर देगा, कभी इसके बराबर कर देगा, तो आपसे म्यू की वैल्यू पूछेगा, म्यू की वैल्यू दे देगा तो क्या आपके पास ई की वैल्यू पूछेगा, आपके पास ई की वैल्यू दे देगा तो जी की वैल्यू पूछेगा, तो अलग अलग डिफरेंट से क्वेश्चन आपसे खेलते रहेंगे, समझ आई चीजें। एक और क्वेश्चन देखो, प्यारा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, हुक्स लॉ पे क्वेश्चन करते हैं। चलो यहीं तक रखते हैं, उसके आगे स्टार्ट करेंगे बाद में चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने हुक्स लॉ देखा, उसके एग्जाम्पशन देखे, इलास्टिक प्रॉपर्टी के बारे में देखा, मटेरियल के बारे में देखा, कौन कौन सा आइसोट्रॉपिक, एनिसोट्रॉपिक, ऑर्थोट्रॉपिक, उसके इलास्टिक कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट जो एग्जाम में हमेशा पूछते हैं वो भी देखा। और उसके बाद बेटा हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन द इसमें देखा, अलग अलग डिफाइन को डिराइव किया, क्या ई क्या होता है, जी क्या होता है, के क्या होता है, अलग अलग डेफिनेशन देखा जो एग्जाम से क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने बल्क मॉडल्स पे किया, एक दो क्वेश्चन रिलेशन बिटवीन क्या है आपके पास यहाँ पर, ठीक है, इलास्टिसिटी कांस्टेंट रिलेशन वगैरह हम लोगों ने डिफरेंट देखा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। बाकी हम लोगों ने 3D मैट्रिक्स देखेंगे, आपके पास स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 3D मैट्रिक्स में, स्ट्रेन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 3D मैट्रिक्स में, कितने वेरिएबल्स होते हैं, कितने वेरिएबल्स क्या स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट होते हैं, कितने स्ट्रेस डिस्प्लेसमेंट होंगे, कितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे। तो ये सब इससे क्वेश्चन आपके जेईई वगैरह में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब कैसे आपको शियर स्ट्रेस निकालनी है, कैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी निकालनी है, कैसे डिफरेंट टाइप के चीज़ों को निकालनी है, कब 2D स्टेट ऑफ प्लेन दिया होगा उससे कैसे निकालना हैंडल करना है, ठीक है, 3D स्टेट ऑफ प्लेन दिया होगा तो वो कैसे निकालना है। उसके बाद कुछ आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, चीज़ों को लेकर कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आने वाले क्वेश्चन आपसे क्लियर बनते जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।